आप सभी लोग को पता है कि आपको 13 जुलाई से आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है शुरू होने वाला है। तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करिए, बहुत ज़ोर शोर से करिए, ताकि इसी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाएं और आपके शरीर पे जो वर्दी चढ़ जाए। ठीक है, हम लोग आपको इसी को ध्यान में रखते हुए आपको 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपको क्लास रेगुलर कराया जाता है। आज के क्लास में हम लोग आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग हैं जो आपको बिहार पुलिस के लिए जो इंपॉर्टेंट प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज अब कल के क्लास में हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से लेके 150 नंबर के क्वेश्चन तक आपको कल के क्लास में आपको कराया गया था। आज के क्लास में आपको 151 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपको 200 नंबर क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है विथ फुल एक्सप्लेनेशन, वो आज के क्लास में कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे क्लास में जुड़कर लाइक कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास हम लोग आपको रेगुलर आपको यह क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे आपको करंट अफेयर का, सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी का, 10:30 बजे हिस्ट्री का, और आपको रात के 10 बजे जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध ने आपको धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहाँ से शुरू किया था। बताइए कहाँ से शुरू किया था। तो आपको सारनाथ से शुरू किया था। ऑप्शन आपका 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने आपको जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो सारनाथ से शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतीश कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपको सारनाथ में उन्होंने आपका पहला उपदेश दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था। बताइए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था। तो श्रावस्ती में इन्होंने आपको सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। ज़्यादा उपदेश आप देख सकते हैं, आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इतना सारा पॉइंट याद रखें। हरिकृष्ण कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन सा जो स्थल है आपको गुजरात में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी स्थल कहाँ पे है। कालीबंगा आपको कहाँ पे है। तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे। तो कालीबंगा आपको राजस्थान में। रोपण कहाँ पे। तो रोपण आपको पंजाब में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बनावली कहाँ पे है। तो बनावली जो है आपको हरियाणा में है। ठीक है, और आपको लोथल कहाँ पे। तो लोथल आपको गुजरात में है। आपसे वही पूछ रहा है कि वो कौन सा स्थल आपको गुजरात में है। तो जो लोथल है आपको गुजरात में है। तो 3 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 153 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जो ऋषभदेव हैं आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर में है, और यही आपको जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं। तो महावीर स्वामी आपको 24वें तीर्थकर हैं। ठीक है, इसके साथ आपको पार्श्वनाथ आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। 23वां हो जाएगा। और चंद्र प्रभु जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं। तो ये 8वें तीर्थकर हैं। आप देख सकते हैं बिहार शिक्षा पात्रता कक्षा 9th 12th में ये आपको पूछा क्वेश्चन 2020 में ही आपको ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये सभी जो पॉइंट है क्वेश्चन से, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जो आपको 153 का जो सही आंसर हो जाएगा, 153 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में आपको कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। उससे पहला आपको ऋषभ थे, और सबसे अंतिम जो है आपको महावीर थे। महावीर को हम लोग वास्तविक संस्था जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन देखिए। 154 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है आपको कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि महावीर का जो जन्म है कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था। 599 BC में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था। 599 BC में आपको कुंडाग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। इसके साथ ही साथ इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनका जो मृत्यु आपको पावापुरी में। ठीक है, अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो महावीर का जो मृत्यु कहाँ हुआ था। पावापुरी में हुआ था। और कब हुआ था। तो 527 BC में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। कुंडाग्राम वैशाली, लेकिन एग्जैक्ट आपको कुंडाग्राम दिया हुआ है, तो वैशाली आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 155 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो मैंने इसी वाले क्लास में आपको बताया था कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन को हम लोग उपदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला धर्म चक्र परिवर्तन आपको सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ दिया। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
और आपको गौतम बुद्ध की उपदेशों की भाषा क्या थी बताइए, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो आपको पाली भाषा में इन्होंने आपको दिया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखेंगे। 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है, ठीक है, त्रिपिटक के बारे में आपको बताना है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक आपको बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन। इसके क्लास के बाद आपको, ठीक है, जैसे ही आपको जो भारत का आपको प्राचीन इतिहास समाप्त करेंगे, इसके बाद आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। ये आपको एक क्लास और होगा जिसमें आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाएगा, और आपको मंडे को ये क्लास होगा। फिर ट्यूसडे से आपको बिहार का प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आप भी आपको जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। तो आपको निर्वाण का मतलब होता है, ठीक है, बताइए निर्वाण किस स्थान पर उन्होंने प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो अगर निर्वाण का मतलब होता है आपको मृत्यु, ठीक है, परिनिर्वाण का आपको मतलब होता है मृत्यु, और उन्होंने आपको 157 का जो ए आंसर सही हो जाएगा। और आपको कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, और यह कब हुआ था, 483 BC में, ठीक है, 483 BC में इनका जो मृत्यु है कुशीनगर में हुआ था, ये भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 483 BC कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 563 BC में। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो पहला जो उपदेश इन्होंने आपको दिया था सारनाथ में। और आपको सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो ज़्यादा जो उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको बताना है कि प्राचीन भारत में किस वंश का जो शासनकाल है आपको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपको गुप्त वंश का जो शासनकाल है उसको हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग गुप्त वंश की बारे में बात करें तो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, तो शुंग वंश का जो स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश का जो स्थापना आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मौर्य वंश का स्थापना किया था। और आपको चोल वंश का स्थापना बताइए किसने किया था, तो चोल वंश का जो स्थापना है यह आपको विजयालय ने किया था। विजयालय ने आपको चोल वंश का स्थापना किया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। गुप्त वंश के शासनकाल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। चलिए 159 और 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 159 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। आपको बताना है कि प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपको कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। आपको बताना है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो आपको भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आपको कनिष्क ने आरंभ किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 160 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है, तो कनिष्क जो थे आपको कुषाण वंश से, ठीक, कुषाण वंश से संबंधित है। और कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुषाण वंश का स्थापना आपको किया था किजुल कड़फिसेस ने किया था। कड़फिसेस, ठीक, किजुल कड़फिसेस ने आपको कनिष्क आपको कुषाण वंश का स्थापना किया था। ये आपको पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, कनिष्क ने आपको शक संयत का आपको प्रारंभ किया कब किया था, तो कनिष्क ने आपको जो शक संयत है आरंभ आपको 72 ईस्वी में किया था। 72 नहीं 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में आपको कनिष्क ने ये किया था, ठीक है। और कनिष्क के ही शासनकाल में 72 ईस्वी में आपको चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, कह रहा है 161 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो क्षेत्र था जो आपको अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो जो अफगानिस्तान है उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो ए आंसर सही हो जाएगा। तो 161 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बिल्कुल अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो काबुल है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, आपको बताना है। मेगास्थनीज, पहले बताइए कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था। जो मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये चीज़ को याद रखेंगे कि मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसने आपको इंडिका पुस्तक लिखा था। ये भी चीज़ याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। आपको बताना है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पे था बताइए। तो यह आपको कहाँ पे था बताइए, एथेंस में था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 163 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है, वैशाली ने एथेंस में था। ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। आपको बताना है किस देवता के लिए आपको ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। तो इंद्र देवता के लिए हुआ, ठीक। तो इसको ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो 164 का आंसर बताया उनका सही। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को आपको मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था, 1922 में। किसके द्वारा किया गया था, तो RD बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। RD बनर्जी के द्वारा आपको मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, तो आपको सिंध पाकिस्तान में है। ये भी चीज़ याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे पे स्थित है, जो मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी किनारे पे स्थित है। इस चीज़ को याद रखेंगे। राखी गढ़ी कहाँ पे बताइए, राखी गढ़ी कहाँ पे है आपको बताना है, ठीक। कि राखी गढ़ी किस स्थान पे स्थित है, ठीक। चलिए बताइए राखी गढ़ी किस स्थान पे स्थित है। तो राखी गढ़ी आपको है बताइए राखी गढ़ी किस स्थान पे, बिल्कुल हरियाणा, ठीक है। इसके बाद आपको हड़प्पा कहाँ पे, हड़प्पा आपको पंजाब पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ पे, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है। कालीबंगा आपको राजस्थान में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। एक 166 और 167 नंबर क्वेश्चन। चलिए 166 और 167 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 166 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है। जो लोथल आपको गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो आपको लोथल गुजरात में, लेकिन जो हड़प्पा है आपको पंजाब पाकिस्तान में। अभी मैंने आपको बताया वो कहाँ पे है, पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित है बताइए। अच्छा लोथल की अगर हम लोग बात करें, मैं आपको लोथल के बारे में कुछ पॉइंट बताऊं तो लोथल का जो खोज है 1954 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, यह SR राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो लोथल है इसका जो खोज है 1954 में SR राव के द्वारा किया गया था। और लोथल किस नदी किनारे पे स्थित है, लोथल आपको भोगवा नदी किनारे पे स्थित है। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे स्थित है। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं MP में रायसेना हिल्स, ठीक है। रायसेन जो हिल्स है आपको रायसेन जिला। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाए। तो 167 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। जो भीमबेटका गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ देंगे। 167 और 168 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 168 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, या प्राचीन भारत में कैसे आ गया क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो आधुनिक भारत में क्वेश्चन होना चाहिए, प्राचीन भारत में डाला हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत है 8 अगस्त 1942 को किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये भी पॉइंट याद रख लेंगे। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो, ठीक है। लिन लिथगो भारत का वायसराय था। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन। 169 नंबर क्वेश्चन में कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है किस शैली में को निर्मित है, तो नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 169 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 169 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 171, 170, 171 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 170 और 171 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 170 कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे। जो अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख हैं वो आपको प्रशासन के प्रतीक थे, ठीक है, प्रशासन। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो जो 170 का 3 आंसर बता रहे हैं इनका सही है। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला। आपको बताना है कि जोते हुए खेत का जो प्रमाण है
सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो ये आपको कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। और कालीबंगा है कहाँ पे, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। घग्घर नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद कहाँ पे, ठीक है, दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो आलमगीरपुर आपको यूपी में है। और लोथल कहाँ पे, तो मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो लोथल है आपको कहाँ पे, तो गुजरात में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 172 और 173 नंबर को 172 नंबर क्वेश्चन बताइए। 172 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो क्लास 2 लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 172 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 172 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक प्रमुख उपयुक्त कारण था। ऑप्शन 172 का आंसर बताएं, ठीक है। जो सामंतवाद है आपको इसका एक प्रमुख कारण था। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो जो आपको 172 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 173 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकतर मोहरे हैं किस में निर्मित है, तो आपको निर्मित है सेल खड़ी से निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो जो 173 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 174 नंबर क्वेश्चन 174 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। आपको क्वेश्चन बताना है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहाँ से शुरू किया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन आपको शुरू किया था सारनाथ से, ठीक है, सारनाथ से आपको धर्म चक्र परिवर्तन शुरू किया। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। पहला यहाँ पे दिया था इन्होंने, और सबसे ज़्यादा मैंने आपको ऑलरेडी बार बार बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं हो, क्योंकि यहाँ की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ तो आप बना पाते हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आता है ना तब कन्फ्यूज कर जाते हो कि भाई इसका ए होगा कि बी होगा, ठीक है। इसीलिए मैं किसी भी फैक्ट को बार बार बताता हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए क्लास को लाइक करते रहेगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहेगा। करा कि फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको बोध गया में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस नदी के किनारे, तो फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन, कितनी वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो 35 वर्ष, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इवन आपको जो विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार के भी आपको जो विशाल स्नानागार के जो मतलब जो साक्ष्य हैं वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार के भी जो साक्ष्य हैं वो आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका जो खोज है 1922 में R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। R.D. बनर्जी के द्वारा इनका खोज किया गया था। और आपको कहाँ पे है, तो आपको सिंध पाकिस्तान में है, और आपको ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगर मैं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपको राजस्थान में, कालीबंगा आपको राजस्थान में, और यह किस नदी के किनारे स्थित, तो घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। आपको हड़प्पा कहाँ पे, तो हड़प्पा खोज आपको 1921 में किया गया था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसका खोज किया था। और यह है कहाँ पे, तो पंजाब पाकिस्तान में है। और किस नदी किनारे पे स्थित है, तो रावी नदी किनारे पे स्थित है। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद लोथल कहाँ पे, तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, 1000 बार बताया होगा। लोथल आपको गुजरात में, और किस नदी किनारे पे स्थित है, तो आपको भोगवा नदी किनारे पे स्थित है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 175 नंबर क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस परीक्षा 8/3/2020 के द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। केवल आपको वही हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग केवल उसी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। और उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछकर उससे संबंधित भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसको फटाफट आंसर बता पाएँ, ठीक है। चलिए 176 और 177 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो प्रारंभिक राजधानी था आपको गिरिवर्ज। कौन सा था, गिरिवर्ज था। इसको राजगिरी भी कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही है, ठीक है। बाद में इसकी जो राजधानी है आपको पाटलिपुत्र बना था, ठीक है। आपको बाद में इसकी राजधानी के आपको पाटलिपुत्र बनाया था। और पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया था, उदयन, ठीक। किसने किया था, उदयन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 177 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहे कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन जो है आपको विष्णु का अवतार नहीं है। तो दधीची जो है आपको विष्णु का अवतार नहीं है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो 177 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है।
दधीची का जो अवतार है आपको विष्णु का अवतार नहीं था, ये पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 187 और 188, सॉरी 187 आ गया है, तो और भी क्वेश्चन है क्या इधर? हाँ इधर है, सॉरी। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल, गिरिब्रज को ही हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो हड़प्पा के लोग हैं वो किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो आपको लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे, तो ऑप्शन आपका 4, ठीक है। उपयोग नहीं, आपको लोहा के बारे में लोग को जानकारी नहीं था, ठीक है। 78 का आपको डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना है आपको कि तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है 79 नंबर क्वेश्चन में कि तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण है किसने कराया था। तो पहले देख लेंगे ये शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये शिव मंदिर आपको तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो निर्माण इसका राज प्रथम ने कराया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 179 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 180 और 181 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 180 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ में गए थे? आपको वह भद्रबाहु के साथ में गए थे, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो 180 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य आपको जब मौर्य धर्म इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जब आपको जैन धर्म अपनाया था, तो आपको भद्रबाहु के ही आपको अनुयायी बने थे, आपको भद्रबाहु के ही वो आपको शिष्य के रूप में वो आए थे, ठीक है। चलिए 181 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो बिल्कुल लीजिए, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। बोधि वृक्ष का आपको कौन सा जनरेशन चल रहा है? तो बोधि वृक्ष का आपको 5वां जनरेशन चल रहा है, आपको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। आपको देख सकते हैं बिहार होमगार्ड परीक्षा 21/1/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या पूछा है आपसे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? 182 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? हर्यक वंश का स्थापना किसने किया? तो हर्यक वंश का स्थापना आपको बिंबिसार ने किया था, ठीक है। बिंबिसार ने आपको हर्यक वंश का स्थापना किया था। और आपको बिंबिसार का जो पुत्र हुआ था आपको अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु इसका पुत्र हुआ था और इसी ने आपको पिता बिंबिसार की हत्या करके आपको गद्दी पर बैठा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको मगध के किस प्रारंभिक शासक गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? तो बिंबिसार का हत्या किया था अजातशत्रु ने। तो 182 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन का है गौतम बुद्ध का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ था, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 183 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था आपको सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन का है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आपको बताना है कि नौ नालंदा जो महावीर का भी बचपन का नाम आपसे पूछ लेता कभी कभी। तो महावीर का जो बचपन का नाम था, ठीक, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का आपको बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान था, ठीक है। चलिए नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार है ये आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 184 का जो 3 आंसर बता रहे उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 185 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इससे पिछले वाला भी क्वेश्चन जो बिहार सिपाही चालक परीक्षा जो 3/1/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है आपका बिहार सिपाही चालक परीक्षा 3/1/2020 में सेम एग्जाम में पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आपको थे चाणक्य, ठीक है। चाणक्य कहने पे ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में चाणक्य कहने पे ही 322 बीसी में आपको मौर्य वंश का स्थापना किया था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। 186 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 186 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? आपको बताना है 186 नंबर क्वेश्चन में कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखा था? बताइए। तो ये आपको रखा था मैडम
ये रखा था मैडम HP ब्लावस्की ने रखा था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना है 1875 में, और कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। और सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए 186 नंबर क्वेश्चन, ये आपको बिहार सिपाही चालक परीक्षा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावस्की ने न्यूयॉर्क में किया था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। 187 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, 187 और 188 नंबर क्वेश्चन। कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आपको बताना है 187 नंबर क्वेश्चन में कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो ये आपको प्राकृत भाषा, कौन सा था? प्राकृत भाषा था। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो जो 187 का 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। 188 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अश्व घोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? आपको बताना है कि अश्व घोष ने निम्न में से कौन सी पुस्तक आपको रचना किया था? तो सूत्रा अलंकार का इन्होंने रचना किया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 188 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन और 190 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 189 और 190 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 189 नंबर क्वेश्चन का है कि सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी? आपको बताना है कि सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी? अभी हमने पढ़ा है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन सी है? प्राकृत है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम्राट अशोक के, ठीक है, 189 बिल्कुल, ठीक है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी थी? तो यह अरामाइक था। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। अधिकतर शिलालेख की जो भाषा थी वो प्राकृत था, लेकिन आपको जो शाहबाजगढ़ी शिलालेख का जो भाषा था वो आपको अरामाइक था। इसको याद रखेंगे। चलिए 190 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि शक सैयद का आरंभ किसने किया था? ठीक है, शक सैयद का आरंभ कब किया गया था? तो शक सैयद का जो आरंभ है 72 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और भारत सरकार ने आपको शक सैयद को 22 मार्च, ठीक है, भारत सरकार ने आपको शक सैयद को 22 मार्च 1957 को भारतीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि भारत सरकार ने शक संयंत्र को आपको 78 ईस्वी में जो आपको कनिष्क के द्वारा लागू किया गया था, इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के तौर पे आपको अपनाया गया था, ठीक है। इस चीज़ को, इस भी आपको जो डेट है 22 मार्च 1957, इसको याद रखेंगे। चलिए 191 और 152 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 191 और 192 नंबर क्वेश्शन का आंसर बताएंगे। 191 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में आपको जो पथ विभाग का प्रमुख थे उनको क्या कहा जाता था? जिनको आपको एग्रोनोमोई कहा जाता था। एग्रोनोमोई कहा जाता था। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको बिहार STET परीक्षा 18/9/2020 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है। तो द्रविड़ वैष्णव संतों को आपको अलवार कहा जाता है। अलवार कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है कि चलिए 193 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? तो आपको हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मैं आपको हड़प्पा के बारे में पूरा आपको कहानी बता चुका हूँ। हड़प्पा का खोज आपको 1921 में हुआ था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने आपको हड़प्पा का खोज किया था। इसके साथ ही साथ हड़प्पा कहाँ पे था? हड़प्पा आपका पंजाब पाकिस्तान में। हड़प्पा का किस नदी किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है आपको रावी नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे? तो कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है, याद है। चुन्हू दड़ो, ठीक है। चुन्हू दड़ो कहाँ पे बताइए? चुन्हू दड़ो कहाँ पे? तो चुन्हू दड़ो जो है आपको, ये आपको सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? आपको बताना है गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग आपको भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो आपको 1/6 भाग जो है आपको भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। अगर हम लोग गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ने आपको गुप्त वंश का स्थापना किया। और कब किया था? तो 240 ईस्वी में, ठीक है। 240 ईस्वी में गुप्त वंश का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। संगम युग
195 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है। आपको बताना है 195 नंबर क्वेश्चन में कि संगम युग का जो संबंध है किस राज्य के इतिहास से है। तो आपको पता है कि आपको संगम युग का जो संबंध है आपको तमिलनाडु से, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। ठीक है, प्राचीनतम वेद मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा आपसे पूछ रहा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जो सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपको सबसे पुराना वेद है, पुराना लिखिए यहाँ पे। इसके बाद आपको अथर्ववेद आपको सबसे नया वेद है। अथर्ववेद आपको सबसे नया वेद है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सबसे नया वेद आपको अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद। ठीक है, चलिए 196 हो गया। 197 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 197 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अंत में घटना कौन सी घटी थी। आपको बताना है कि सबसे अंत में घटना कौन सी घटी थी। पहला जो घटना है कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। आपको पता है कि 322 BC में इन्होंने आपको मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो इनका राज्याभिषेक भी आपको 322 BC में ही हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक है कब हुआ था, तो 322 BC में हुआ था। चलिए और सब ऑप्शन देख लेते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था या बाद में हुआ था, क्या बोल रहे हैं आंसर क्वेश्चन में। सबसे अंत में घटी थी, मतलब सबसे बाद में कौन सा घटना घटा था। ठीक है, चलिए फिर अशोक का राज्याभिषेक। फिर ये कह रहा है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो आपको पता है कि अशोक का जो राज्याभिषेक है 302 BC में हुआ था। ठीक है, 302 BC में आपको अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन। ठीक है, मेगास्थनीज भारत कब आया था। तो आपको पता है कि मेगास्थनीज जो है भारत, ये आपको आया था। मेगास्थनीज का भारत आगमन कब हुआ था। तो जो मेगास्थनीज को जो भारत आगमन है यह आपको हुआ था। आपको मेगास्थनीज आपको आया था इसके किसके शासनकाल में आया था। तो मेगास्थनीज आपको शासनकाल में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के आपको शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए अशोक का कलिंग विजय। आपको अशोक के कलिंग विजय के बारे में अगर बात करें तो अशोक का जो कलिंग विजय हुआ था यह आपको हुआ था 261 BC में हुआ था। ठीक है, 261 BC में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो सबसे बाद में कौन सी घटना घटी। तो मेगास्थनीज कब आया था, 300 में आया था। ठीक है, आई थिंक ये मेगास्थनीज भारत कब आया था, बताइए मेगास्थनीज भारत कब आया था। क्वेश्चन ये है कि मेगास्थनीज भारत कब आया था। मेगास्थनीज भारत कब आया था, कोई आंसर बताएं। जो मेगास्थनीज है भारत आपको आया था, ये आपको 302 BC में ही आया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 302 BC में ही आया था मेगास्थनीज। तो आपको सबसे लास्ट में घटना कौन घटा था, तो आपको अशोक की कलिंग विजय। ठीक है, अशोक का जो कलिंग विजय सबसे लास्ट में हुआ था 261 BC में, इसको याद रखेंगे। फिर आपको अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। और अशोक का जो राज्याभिषेक है ये आपको हुआ था 302 में, 302 नहीं होगा इसका होगा 269। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो आपका है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक है 322 BC में हुआ था। आपको अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का जो राज्याभिषेक है 269 BC में हुआ था। ठीक, आपको इसके साथ ही साथ आपको मेगास्थनीज का भारत आगमन कब हुआ था। भारत आगमन कब हुआ था, 302 BC में हुआ था। और आपको अशोक का कलिंग विजय कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए यह आपको आया था, मेगास्थनी जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर। 198 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ आपको महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आपको कुशीनगर में किया था। ठीक, कुशीनगर में किया था। ऑप्शन आपका 2 से हो जाएगा। और कब किया था, ये आपको 483 BC में। ठीक है, 483 BC में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म कब हुआ था, 563 BC में हुआ था। ये भी चीज़ याद रखेंगे। सारनाथ में इनको आपको पहला उपदेश इन्होंने दिया था। पहला उपदेश इन्होंने आपको सारनाथ में दिया था। इसके साथ आपको ज्ञान, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। तो इतना सारा पॉइंट इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 198 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 199 और 200 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 199 और 200 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 199 और 200 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी में के पूर्व मध्य के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आपको बताना है कि कौन सा जनपद है 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद बनकर उभरा था। तो आपको मगध जनपद था। ठीक, मगध जनपद था। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक,
अगर मगध जनपद की हम लोग राजधानी की बात करें तो मगध जनपद की राजधानी था आपको राजगिरी था, ठीक है। मगध जनपद का राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। हम लोग काशी की राजधानी की बात करें तो काशी की राजधानी कहाँ था? तो काशी की राजधानी आपको वाराणसी, ठीक। काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी था। कोसल की राजधानी कहाँ था? कोसल की जो राजधानी आपको श्रावस्ती था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपको बताया कि जैन धर्म में आपको 24 तीर्थंकर थे। आपको सबसे लास्ट कौन थे? तो महावीर स्वामी आपको सबसे अंतिम थे, ये 24वें थे। आपसे 23वां पूछ रहा था तो पार्श्वनाथ जो आपको 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव आपको पहले तीर्थंकर थे। और कब? नेमिनाथ, ठीक है। याद रखेंगे कि नेमिनाथ आपको कौन से तीर्थंकर थे? तो जो नेमिनाथ है आपको 22वें तीर्थंकर थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको 201 नंबर से लेकर आपको जहाँ तक आपको ये क्लास समाप्त होता है, आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा आपको प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित क्वेश्चन समाप्त किया जाएगा, जो आपको मंडे को होगा। संडे का कोई क्लास नहीं होता है, मंडे को क्लास होगा। फिर इसके बाद आपको मंगलवार से बिहार का प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको 13 जुलाई से, जैसा कि आपको सभी लोग को पता है कि एग्जाम होने वाला है। और ज़्यादा एग्जाम से पहले आपको 2 ही चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला आपको रिविजन, दूसरा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चैप्टर वाइज कहाँ तक हो गया है? चैप्टर वाइज में भाई मैं आपको बताऊं, चैप्टर वाइज में अगर मैं बताऊं आपको, देखिए चैप्टर वाइज में ऑलरेडी हम लोग आपको भारत का मतलब प्राचीन, अगर आधुनिक इतिहास की हम लोग बात करें, आधुनिक इतिहास आपको हो चुका है। आधुनिक इतिहास में आपको भारत भी हो चुका है और अब बिहार भी हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। आधुनिक इतिहास में आपको भारत भी हो चुका है, बिहार भी हो चुका है। दूसरे आपको मध्यकालीन इतिहास अगर हम लोग बातें करें, मध्यकालीन इतिहास में आपको भारत भी हो चुका है और आपको बिहार भी हो चुका है, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में। इसके साथ ही साथ आपको अगर हम लोग प्राचीन की बात करें तो प्राचीन में अभी कल नेक्स्ट क्लास में आपको भारत केवल समाप्त कर दिया जाएगा। भारत नेक्स्ट क्लास में आपको समाप्त होगा। इसके साथ ही साथ आपको उससे नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब ट्यूसडे से आपको बिहार के मध्यकालीन इतिहास आपको शुरू किया, प्राचीन इतिहास शुरू किया जाएगा। इसके बाद आपको भूगोल, ठीक है, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है आपको कराया जाएगा। पहले आपको भारत का भूगोल के संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसके बाद आपको बिहार के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे कि बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का बाढ़ लाने का हम लोग का पूरा इरादा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।